हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। हमारा बिहार का भूगोल का ये सीरीज नंबर 2 है। सीरीज नंबर 1 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से जाकर आप सीरीज 1 भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका बिहार का भूगोल का एक बेहतर प्रैक्टिस हो सकता है। इसके साथ ही साथ और भी जितने भी विषय हैं, सभी विषयों का अलग अलग 50-50 प्रश्न के सीरीज हम आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है बीपीएससी 67वां और 68वां के प्री के लिए। मेंस के लिए भी बहुत जल्द ही क्लास आपको डिस्क्रिप्टिव वे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। और साथ ही कि जो भी इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जाएं, और जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया डिस्क्रिप्शन इसका लिंक वहाँ पे जाएं और उसे ज्वाइन कर लीजिए आपका टेलीग्राम पे, जिससे कि आपका सभी जितने भी वीडियो हैं सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम सीरीज 2 का जो बिहार का भूगोल जो है आज का, उसे हम शुरू करते हैं प्रश्न का। आप कॉन्सेंट्रेट होकर के सुने और समझें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रश्न आज का पहला है कि बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है? तो अक्टूबर से मानसून की वापसी हो जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने ज़िले प्रभावित होते हैं? तो लगभग 27 ज़िले प्रभावित होते हैं इससे, चक्रवाती तूफान से। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होता है? तो सबसे कम जो आर्द्रता होता है वो अप्रैल महीने में होता है। चौथा नंबर प्रश्न, बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि क्या है? तो ग्रीष्म काल की अवधि मध्य मार्च से मध्य जून तक है। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाले अत्यंत शुष्क व गर्म पवन को लू कहते हैं। जो गर्म हवा चलता है उसे लू कहते हैं। तो यह गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? तो ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हवाएं चलती है, जिससे व्यक्ति को लू लग जाता है। प्रश्न नंबर 6, शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं, जो ठंड के समय में चलता है। तो कहता है प्रश्न कि बिहार में कब सर्वाधिक ठंड पड़ती है? तो जनवरी महीने में अधिक ठंड पड़ती है मौसम विभाग के अनुसार। 7वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रही है? तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो मध्य भाग में होते हैं, इसी कारण गर्मी का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो बिहार के गया जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ये आपका राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो 50 से 150 यानी 50 से 150 सेंटीमीटर जो है इसका औसत वर्षा है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में वर्षापात का औसत क्या है? तो वर्षापात का जो औसत है वो 213 मिलीमीटर है। याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर है। 213 मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षापात का। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है। 12 नंबर प्रश्न कि बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से, इसी कारण वहाँ बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण बिहार में वर्षा अधिक होती है। 13 नंबर प्रश्न भी कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? तो बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे पहले वर्षा होती है, क्योंकि नज़दीक पड़ता है उधर का एरिया। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवाती से होता है। चक्रवात जो आता है उधर भूमध्य सागर की ओर से, उसी कारण शीतकालीन वर्षा होती है, जो जाड़े के समय में जो वर्षा होती है जो काफ़ी ठंडक महसूस करवाती है। 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून में। प्रश्न रिपीटेड है, केवल तरीके अलग अलग हैं।
16 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण वही चक्रवाती तूफान जो भी हम यहाँ पर बताए थे प्रश्न नंबर 14 में। तो चक्रवातीय तूफान के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, आपका प्रश्न सही बनेगा। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो औरंगाबाद जिले में। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न, बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज एरिया में। ठीक है। बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में अल्टरनेट ईयर में आए हैं, इसे आप अवश्य पढ़ें और बार बार देखें, याद हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग की बात कर रहा है। ठीक है। कहाँ कह रहा है? तो किशनगंज। और किस भाग में? तो पूर्वी भाग में। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम में। भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 10%। भारत में विश्व जल संसाधन का बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 10%। 21 नंबर प्रश्न कि बिहार के कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या जो है वो 80% जनसंख्या जो है नदियों के आधार पर चलती है, रहती है, और वहाँ से उसका घर चलता है आसपास का। 22 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त करते हैं? तो प्रवाह प्रणाली जो होता है वो 2 भागों में विभक्त होता है। ठीक है। प्रवाह प्रणाली बिहार में 2 भागों में विभक्त होता है। सेम प्रश्न देखिए 23 भी कह रहा है कि प्रवाह तंत्र, अब प्रवाह प्रणाली कर दिया, अब प्रवाह तंत्र कर दिया, तो ऐसे में कन्फ्यूज कर जाते हैं लोग और अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो प्रवाह तंत्र यानी प्रवाह प्रणाली सरिताओं को कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में। 24 नंबर प्रश्न जो है आपका कि बिहार की नदियों को जल प्रवाह, स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। जल प्रवाह, स्थिति व दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 25 नंबर प्रश्न कि बिहार के अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? तो हिमालय की तराई से मैक्सिमम नदी निकलते हैं और नदियों का जो जल स्रोत आता है बिहार के नदियों का वो हिमालय के तराई है। 26 नंबर प्रश्न कि बिहार में कितने हज़ार हेक्टेयर में जल क्षेत्र है? तो बिहार में 237.3 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है जल है। 27 नंबर प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री। 28, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, चौसा के पास। ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। यही फ़ायदा होता है रिपीट करने में और इस तरह के वीडियोज़ देखने में कि और आपको ये पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न किस पर पूछा जा चुका है। ये सारे आइडियाएँ आपको मैं दे रहा हूँ। तो अभी 29 नंबर प्रश्न कि बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? तो गंगा। जितने भी बिहार की सहायक नदियाँ हैं वो गंगा में आकर मिलती है, कुछ उत्तर दक्षिण की नदियाँ हैं और जबकि सबका महत्वपूर्ण नदी जो है गंगा है। 30 नंबर प्रश्न कि किस नदी के जल की उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? कॉमन सेंस लगाइए, किसका हो सकता है? गंगा नदी का। ठीक है। प्रश्न क्या था? किस नदी के जल की उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक होती है? तो गंगा नदी का जल का। 31 नंबर प्रश्न कि बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो 15,165 वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का जल ग्रहण है, इतना क्षेत्र में। 32 नंबर प्रश्न, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर में। 33 नंबर प्रश्न कि बिहार के किस जिले की सीमा गंगा में स्पर्श नहीं करती? तो बिहार के दरभंगा जिले की सीमा गंगा से स्पर्श नहीं करती है। 34 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है? तो गंगा बेसिन। ठीक है। बिहार राज्य गंगा बेसिन क्षेत्र से संबंधित है, अवस्थित है, गंगा नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है अपना बिहार। 35 नंबर प्रश्न, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 445। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में दक्षिण के तरफ से गंगा में नहीं मिलती है? ठीक है। दक्षिण तरफ से गंगा में नहीं मिलती है तो कौन? आप याद रखेंगे, देखिए क्यूल भी मिलती है, सोन मिलती है, फल्गु मिलती है, बागमती दक्षिण से नहीं मिलती क्योंकि इसका उद्गम स्थान नेपाल से, इसलिए नहीं मिलता है। 37 नंबर प्रश्न, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी को बाढ़ से खतरा बना रहता है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बागमती नदी के कारण
बाढ़ का खतरा बना रहता है। कमला नदी 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो कमला नदी जयनगर में प्रवेश करती है, याद रखेंगे, कमला नदी जयनगर में प्रवेश करती है। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? तो कमला किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। 39 नंबर प्रश्न, कमला कोसी की सहायक नदी है। 40 नंबर कह रहा है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो गंडक नदी पटना के निकट आकर के बिहार में मिलती है, पटना के निकट। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो पटना के निकट। 41 नंबर प्रश्न है कि बेलोर, पंडाय, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? फिर से रिपीट है, बेलौर, पंडाय, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। 42 नंबर प्रश्न, उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार यानी गति सबसे अधिक है? तो उत्तरी बिहार की जो बूढ़ी गंडक नदी है इसकी रफ्तार काफ़ी तेज होती है। 43 नंबर प्रश्न कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। अजय नदी का उद्गम स्थान जमुई। इस तरह से प्रश्न है छोटे छोटे, लेकिन आपको कंफ्यूज करेंगे अक्सर, ठीक है। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई है और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये सब याद रखेंगे आप। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा के उत्तर से तरफ से नहीं मिलती है? तो गंगा में उत्तर के तरफ से सोन नहीं मिलती है, क्योंकि सोन मिलती है जो आपका दक्षिण से जाकर के मिलती है। गंडक, घाघरा, कोसी ये सब जो है, गंडक, घाघरा, कोसी ये सब उत्तर से मिलती है, लेकिन उत्तर से नहीं मिलती है। प्रश्न पर ध्यान देंगे, उत्तर से नहीं मिलती है, तो उत्तर से नहीं मिलती है तो सोन नहीं मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फतुहा में, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं बीपीएससी एग्जाम में। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू के चौराहा पहाड़ी में, ठीक है। पलामू के चौराहा पहाड़ी में पुनपुन नदी का उद्गम स्थल। छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा की, ठीक है। ये सभी नदी जो है आपको मल्टीपल एक एक नाम अलग अलग ऑप्शन में दिए रहेंगे, और आपके लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है कि इनमें से कोई नहीं आए एक से अधिक, वो वाला भी ऑप्शन तैयार कर सकता है आयोग। तो आपको याद रखना है छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार के घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। 50वां नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है बिहार के कौन सी नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये 2, 3, 4 बार अभी तक रिपीट हुआ है, देवहा और गोगरा, ठीक है। देवहा और गोगरा जो है वो आपको घाघरा नदी को कहा जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे, गोगरा को घाघरा से संबंधित करके आप याद रखेंगे कि देवहा और गोगरा दोनों घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको इस वीडियोज़ का PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और सभी वीडियो का बारीकी से PDF प्राप्त करें, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप वहाँ प्लीज़ ज्वाइन करें, जिसमें और विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपके साथ साझा करते हैं। और हमारे जो भी मित्र हमारे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, तथा अपने दोस्तों के बीच वीडियोज़ को शेयर अवश्य करें, ताकि जो आने वाला समय है एग्ज़ाम का, जिसमें वो एक झलक प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि सभी सारी जानकारियाँ उनकी अपडेट हो जाए। आने वाले समय में ये फ्री के अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम 67वां है। इसके साथ साथ आपका मेंस के लिए भी मैं आपके लिए प्रॉपर तैयारी इस चैनल के माध्यम से अब कंटिन्यू होता रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। सो प्लीज़ कोऑपरेट अस एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।